राजन और आप जुड़ चुके हैं अतुल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2018 के क्वेश्चन सीरीज का जो आपका सेशन चल रहा है, उसमें 2018 का क्वेश्चन बैंक लेकर के आपके सामने आए हैं। और इस सेशन में हम आपको 18 का ऑब्जेक्टिव पेपर कराएंगे बायो का। क्लियर? तो चलिए, उससे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है ना। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 18 का जो क्वेश्चन सीरीज का सेशन चल रहा है, उसमें 2018 का जो पेपर है बायो का, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है 18 में कि द टोटल नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस्ड बाय अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ, या फिर कहेंगे कि पूरे लाइफ में एक फीमेल जो है वो कितना गैमिट बनाती हैं अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ में। तो हम कहेंगे पूरे जीवन में अगर कहें तो एक फीमेल 400 गैमिट बनाती है। कैसे? अप्रोक्स 4 से 450 गैमिट बनाती है। उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, एकदम नॉर्मल सा कैलकुलेशन है कि एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव लाइफ अगर 13 साल में शुरू हुआ है और मान लेते हैं कि वो 50 साल में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। 45 से 50 साल में ख़त्म हो जाता है, ये सबको पता है। तो हम कहेंगे एक फीमेल में एक गैमिट कब बनता है, तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मतलब 28 दिन के साइकिल में। तो हम कहेंगे 28 दिन का जो साइकिल होता है इसमें एक गैमिट बनता है, मतलब इसको एक मंथ मान सकते हैं। तो हम कहेंगे एक मंथ में एक गैमिट, तो 12 मंथ में 12 गैमिट। और इस तरह से आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 में से 13 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 37 साल। और 37 साल टोटल अगर आता है तो उस 37 साल में अगर कहा जाएगा कि कितना गैमिट बना होगा, तो एक साल में 12 गैमिट, तो 37 साल में कितना बनेगा वो निकालना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कितना होगा, लगभग 444 गैमिट बनेगा, अप्रॉक्स 450 गैमिट। क्लियर? एक फीमेल में अगर 13 से 50 साल तक रिप्रोडक्टिव लाइफ हम लोग काउंट करेंगे तो। लेकिन अगर 45 साल ही होगा तो उसमें क्या होगा, तो 12 पचे 60 घट जाएगा, मतलब कि इसमें 60 घट जाएगा अप्रॉक्स। इसमें कोई ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो यही 400 आ रहा है। क्लियर? तो एक फीमेल पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में इस तरह के कैलकुलेशन से आपको निकल के आ जाएगा कि 400 गैमिट बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द मेन रीजन फॉर मेकिंग कॉपर टी मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस इन फीमेल। इसमें से क्या रीजन है जिसकी वजह से कॉपर टी जो है वो मोस्ट एक तरह से इफेक्टिव और पॉपुलर इंट्रासेप्टिव डिवाइसेस है, जिसमें अगर देखा जाए तो मेन काम होता है कॉपर टी का कि रिडक्शन इन फर्टिलाइजेशन एबिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ। दूसरा, ये मेन काम होता है कि मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को भी रिड्यूस करता है। तो हम कहेंगे ये फैगोसाइट, इसमें जो कॉपर आयन होते हैं वो फैगोसाइटिक सेल को इंक्रीज करता है यूट्रस में, यानी कि ये भी होगा, यानी इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। लेकिन आपके एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ इसके मोटिलिटी पर चर्चा किया गया है। मोटिलिटी ऑफ स्पर्म जो है वो अगर देखा जाए तो वो रिडक्शन इस मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है। ठीक है ना, ये आपको पढ़ना है। ठीक है ना। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो सी भी होगा, लेकिन हाँ बहुत सारे साइड बुक को आप पढ़ते हैं तो उसमें रिडक्शन एबिलिटी भी है, वो भी रिड्यूस किया जाता है स्पर्म का कॉपर आयन के मदद से। तो इसका ऑप्शन इसलिए डी होगा। ठीक है ना, यानी कि इसमें सारा फेवरेबल कंडीशन ही दिया हुआ है कॉपर टी के रिगार्डिंग। तो हम कहेंगे इसका आंसर डी होगा। क्लियर? चलिए आगे सामने आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कहेंगे तीसरा क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लांट सीड आर प्रोड्यूस्ड थ्रू एपोमिक्सिस। अच्छा, इसमें से कौन सा प्लांट है जिसमें सीड जो है वो एक तरह से किसके मदद से बनता है, तो एपोमिक्सिस के मदद से। तो एपोमिक्सिस एक तरह से देखा जाए तो एस्ट्रेसी और ग्रास फैमिली में एक तरह से एपोमिक्सिस होता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट, जीन एपोमिक्सिस मतलब एक तरह से कहा जाए कि डिप्लॉयड सेल में रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है ना, उसी को हम लोग एपोमिक्सिस कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस जैसा ही प्रोसेस हुआ। क्लियर? जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकस हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशन आर कॉल्ड, मतलब एक ही लोकस पे होगा जीन, लेकिन वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग एक्सप्रेशन देगा, यानी कि ये हो गया कौन सा, मल्टीपल अलील। ठीक है ना, यानी कि जैसे कि किसी पर्सन में ब्लड ग्रुप जो है वो ए होता है, किसी में बी होता है,
किसी में ए भी होता है। तो जीन तो क्या है, सबके अंदर ब्लड ग्रुप का है, लेकिन अलग अलग पर्सन में वो अलग अलग हो गया, तो ये मल्टीपल अलील का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट, द ह्यूमन क्रोमोजोम विथ हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन आर, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन किस पे होता है और लीस्ट नंबर ऑफ जीन किस पे होता है। तो क्रोमोजोम नंबर 1 पे हाईएस्ट होता है और क्रोमोजोम नंबर वाई क्रोमोजोम मेल में जो है ये लीस्ट नंबर ऑफ जीन इस पे पाया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया इसमें से क्या है, सोज इपिस्टेसिस ना, कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस एक तरह से हम लोग कहेंगे जब सिकल सेल डार्विसी होता है तब प्लियोट्रॉपी, यस प्लियोट्रॉपी का है कि इसमें देखिए कोडोमिनेंस इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि दोनों यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। यहाँ प्लियोट्रॉपी होता है। प्लियोट्रॉपी कहने का मतलब सिकल सेल ट्रेट देखने को मिलता है और सिकल सेल अनीमिया देखने को मिलता है, और एक तरह से कहा जाए तो नॉर्मल आरबीसी का शेप देखने को मिलता है। तो इस कारण से हम लोग कहेंगे एक ही जीन मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करता हो तो उसको प्लियोट्रॉपी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लियोट्रॉपी होगा, क्लियर, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है एडेप्टिव रेडिएशन इज ऑस्ट्रेलियन और मार्सुपियल आर एग्जाम्पल ऑफ। देखिए एडेप्टिव रेडिएशन मतलब एक तरह से कहा जाए कि वो एडॉप्टेशन हुआ जो अलग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, तो एडेप्टिव रेडिएशन जो है वो वहां के अकॉर्डिंग हुआ जहां पे वो सरवाइव कर रहे हैं, तो इसका होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है ना। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ, एडेप्टिव रेडिएशन एग्जांपल किसका है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस ऑर्गन आर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बट एडेप्टिव रेडिएशन आर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम कॉजेज। इसमें से ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम किस कारण, सॉरी कॉजेज तो यहाँ पे दिया है, कारण देना चाहिए ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे उसको क्या कहते हैं वो दिया हुआ है। तो 21st क्रोमोसोम में अगर देखा जाए ट्राइसोमी 3 क्रोमोसोम हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना। ये कहलाता है डाउन सिंड्रोम। ये सेक्स क्रोमोसोम का ट्राइसोमी है और ये ट्राइसोमी एक तरह से हम लोग कहेंगे ये सेक्स क्रोमोसोम का है, और एक क्रोमोसोम इसमें बढ़ जाता है ट्राइसोमी, सॉरी मोनोसोमी टर्नस में हो जाता है, और ट्राइसोमी बढ़ता है तो डाउन सिंड्रोम, यानी 21st में बढ़ता है तो डाउन सिंड्रोम होगा इसका आंसर। 9 अब आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर पे, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन हाँ इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये आपको कहेंगे ये फायर है, ठीक है ना, फ्लावर नहीं फायर है ये, क्लियर। इसको बनाना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल विजन फीमेल जो है जिसके फादर कलर ब्लाइंड है, ठीक है ना, बहुत बच्चा जो है इसमें उसका जो मेल होगा उसी को ले लेगा क्या, नॉर्मल विजन, ठीक है ना, लेकिन नहीं, एक नॉर्मल विजन फीमेल है, एक फीमेल है जो नॉर्मली देख सकती है। तो आप जनरली क्या करेंगे क्वेश्चन में गलती, तो XX ले लेंगे, ठीक है ना, लेकिन इनके फादर कलर ब्लाइंडनेस है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि कलर ब्लाइंडनेस इनके फादर में कलर ब्लाइंड है, मतलब XY रहा होगा। ये बेचारी फीमेल नॉर्मल है लेकिन इनके फादर कलर ब्लाइंड है, यानी कि इस पे C रहा होगा, और इस फीमेल में तो यही X ना आया होगा, भले ही मदर से नॉर्मल आ गया होगा, और इस मेल से तो क्या होगा, यही XC आया होगा। तो इस मेल से XC आया और इनके मदर से नॉर्मल X आया, यानी ये फीमेल कैरियर नॉर्मल फीमेल है, ठीक है, XCX है, क्लियर। और इनका शादी हम करवाते हैं एक नॉर्मल विजन मेल से। नॉर्मल विजन मेल मतलब XY है बाबू, क्लियर, और XY नॉर्मल विजन मेल है, तब आपको प्रोबेबिलिटी बताना है सन और डॉटर का कितना % कलर ब्लाइंड होगा। तो आपको करना क्या होगा, करना होगा कि यहाँ पे क्रॉसिंग आपको आना चाहिए, बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे गैमीट कितना बनेगा, 2, क्योंकि यहाँ पे ये अलग है ये अलग है, दोनों अलग अलग टूटेगा, XCX। यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे भी 2, X और Y, क्लियर। अब कहेंगे इसका क्रॉस करा दीजिए सर, तो एक तरफ जाएगा XCY, एक तरफ आएगा XY, क्लियर। तो क्या होगा XCX XY, यहाँ पे क्या आएगा XCY, यहाँ पे क्या होगा सॉरी गड़बड़ हो गया, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो गया, 1 सेकेंड देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं फिर से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सो देखिए ध्यान से सुनिएगा,
चेकर बोर्ड मेथड हम लोग ले लिए, पन्नेट स्क्वायर लगाते हैं। यहाँ पे एक तरफ मेल गैमेट लिखेंगे और एक तरफ फीमेल। तो देखिए एक्स सी और एक्स, एक तरफ एक्स वाई। अब देखो यस अब सही हो गया, एक्स सी एक्स, यहाँ पे एक्स एक्स नॉर्मल, यहाँ पे एक्स सी वाई और यहाँ पे एक्स वाई नॉर्मल। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगा? तो देखो ये दोनों गैमेट यहाँ, ये दोनों गैमेट यहाँ, यहाँ से यहाँ लिखते हैं हम लोग, तो ये कहलाएगा कलर ब्लाइंड फीमेल। ये होगा नॉर्मल फीमेल, ये कलर ब्लाइंड सन और ये नॉर्मल सन। तो ये तो क्लियर हुआ भाई कि यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग है वो एक क्या हो रहे हैं, यहाँ पे अगर कहें हम लोग तो यहाँ पे जो फीमेल हैं, ओह यहाँ पे रुको एक सेकेंड फिर से बनाना होगा। देखो यहाँ पे अगर देखें क्वेश्चन था कि मेल हैं उनके मतलब एक फीमेल है उनके फादर हैं कलर ब्लाइंड, मतलब एक्स सी वाई, और इसमें आएगा क्या एक्स एक्स, यानी कि इसमें आया होगा ये वाला एक्स, तो एक्स सी है नॉर्मल फीमेल, कैरियर नॉर्मल फीमेल होगी। क्रॉस कराएंगे, नॉर्मल विजन मेल है मतलब एक्स वाई होगा, यानी कि इसमें अगर कहेंगे हम लोग क्या करना होगा, तो यहाँ पे अगर देखें तो गैमिट बनाना होगा, दो गैमिट बनेगा एक्स सी एक्स, यहाँ पे गैमिट बनेगा एक्स और वाई बनेगा ना, क्योंकि हेट्रोगैमेटिक ऑर्गेनिज्म है। अब देखिए चेकर बोर्ड मेथड लगा लेते हैं, तो यहाँ पे फीमेल गैमिट, यहाँ पे मेल गैमिट, तो फीमेल गैमिट में एक्स सी एक्स, मेल गैमिट में एक्स वाई नॉर्मल है। अब यहाँ एक्स सी एक्स, यहाँ पे क्या होगा एक्स एक्स, यहाँ पे क्या होगा एक्स सी वाई, यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई, यही तो आया था। चलो तो देखेंगे क्या ये क्या होगा, यहाँ पे फीमेल जो होंगी वो एकदम कैरियर नॉर्मल फीमेल, मतलब नॉर्मल फीमेल होगी, ये तो नॉर्मल फीमेल है ही, ये कलर ब्लाइंड सन, अब सही हो गया। अब क्या होगा ये नॉर्मल सन होगा, तो हम कहेंगे ये वाला सन जो है कलर ब्लाइंड है, मतलब यहाँ पे सन का कलर ब्लाइंड सन का आने का क्या चांस है, तो 50%। कलर ब्लाइंड डॉटर का आने का चांस 0%। क्या होगा ये 0% होगा, क्लियर। तो कलर ब्लाइंड डॉटर आने का क्या चांस है 0%। अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। 25% सन कलर ब्लाइंड गलत हो जाएगा भाई, 50% सन कलर ब्लाइंड एंड 50% डॉटर नॉर्मल। ये बात तो सही हो सकता है क्योंकि कलर एक तो है यहाँ पे दो डॉटर में 50% कैरियर नॉर्मल है और 50% नॉर्मल है, तो ये बात सत्य हो सकता है। 50% सन कलर ब्लाइंड और 50% डॉटर कलर ब्लाइंड, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑल सन नॉर्मल एंड 50% कलर ब्लाइंड ना डॉटर, गलत हो जाएगा, बी आंसर होगा इसमें। इसलिए देखिए यहाँ पे अगर 50% सन है और 100% डॉटर होता तो वही आंसर होता, लेकिन यहाँ 50% भी है तो हम लोग कह सकते हैं ये सही होगा। क्यों? क्योंकि कलर ब्लाइंड डॉटर भले ही नहीं कहा है भाई, या नॉर्मल डॉटर नहीं कहा है, लेकिन यहाँ कैरियर नॉर्मल डॉटर को हम हटा दें तो ये 50% ही ना 100%। ये वाला एक्स एक्स जो एकदम इस पे कोई जीन नहीं है कलर ब्लाइंडनेस का, वो तो एक ही है, एक पे तो कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, ये कैरियर नॉर्मल है, तो ये 50% जो है डॉटर वो क्या है एकदम इसमें कोई जीन ऐसा कलर ब्लाइंडनेस का नहीं है, तो यानी इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। और अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ, इसमें से एक तरह से देखा जाए एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल है। तो देखिए एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट कहने का मतलब वो धीरे धीरे अपने आप को एडॉप्ट कर लिया है, ठीक है ना, उसके अंदर जीन में वेरिएशन आ चुके हैं, उस एंटीबायोटिक से वो रेसिस्टेंट हो चुका है, यानी प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन है होगा, इसीलिए तो वो आगे आने वाले समय में क्या होगा वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5S rRNA और SNRNA, मतलब ये tRNA RNA 5S rRNA और SNRNA अगर इस तरह का आता है
यानी कि सीधा सीधा आंसर होगा आरएनए पॉलीमरेज 3, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 1 और 2 की बात कर लेते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो सिर्फ एक तरह से राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं, और आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो एक तरह से एसएनआरएनए बोले तो एमआरएनए आगे चल करके कन्वर्ट होगा वो बनाता है। और ये आरआरएनए, टीआरएनए और एसएनआरएनए तीनों तरह का जो बनाता है वो क्या है, पॉलीमरेज 3, याद रखिएगा। क्लियर, ये नीट में भी इस बार पूछा हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड विथ ब्लड ग्रुप ओ हैज बी ब्लड ग्रुप फादर। अच्छा, बी ब्लड ग्रुप फादर है, देन जीनोटाइप ऑफ, तब उसके बाद फादर का जीनोटाइप पूछ रहा है, देन द फादर है जीन टाइप ऑफ, मतलब फादर का जीनोटाइप क्या होगा। अगर मान लिए बच्चा का ब्लड ग्रुप ओ है और उसके फादर का ब्लड ग्रुप बी है, तब बताइए कि फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो ऑब्वियस बात है बच्चा में आईओ होगा, यानी कि इसके मदर से भी और फादर से दोनों से क्या आया होगा, आईओ ब्लड ग्रुप आया होगा, यानी कि फादर का ब्लड ग्रुप बी आंसर होगा। आई होगा तभी ना इसके पास कैपेबिलिटी है कि वो ओ दे सकता है, ठीक है ना। फादर का ब्लड ग्रुप क्या रहा होगा, तो हम लोग कहेंगे ये जीनोटाइप वाला, बी तो दिया हुआ है लेकिन कौन से जीनोटाइप का, इसमें तो ओ हो जाएगा, इसमें बी होगा लेकिन 100% बी, तो ओ नहीं रहेगा तो फिर बच्चा में कैसे देगा, तो ये भी नहीं होगा, ये होगा नहीं, तो ये बी आंसर होगा इसका। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फ्लेवर स्लेवर क्या होता है, किसका ट्रांसजेनिक टोमेटो है बाबू, ट्रांसजेनिक टोमेटो है, कहने का मतलब कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो है जो कि डिलेड राइपेनिंग लाता है टोमेटो में, और एक तरह से कहा जाए तो लंबे समय तक ये जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है। फ्लेवर सेवर में आगे बढ़ते हैं तो इसका सी आंसर ट्रांसजेनिक टोमेटो होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 14 नंबर का, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए रिकॉग्नाइज्ड बाय REE, मतलब रेस्ट्रिक्शन इनोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम, वो किसको आइडेंटिफाई करता है, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, तो रिपीटेटिव सीक्वेंस। व्हेन वी रीड फ्रॉम 5' to 3' इंड, तो क्या होगा, इधर से आप इधर जाइए, चाहे इधर 5' से 3' के तरफ जाइए, तो दोनों में आपको क्या दिखेगा, सेम सीक्वेंस दिखेगा। जैसे GAATC मान लेते हैं, तो यहां क्या होगा, यहां T होगा, तो यहां मान लेते हैं G होगा, तो A होगा, A होगा, T होगा, T होगा, C होगा। तो देखो इधर से जाओ तो GATTC है, तो यहाँ GATTC है, तो इसको हम लेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो ये A आंसर होगा। 15 नंबर में आइए, साइलेंसिंग ऑफ जीन कुड बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ, मतलब जीन को साइलेंस करने के लिए, मतलब कोई एक तरह से टॉक्सिक प्रोटीन ना बने तो जीन को ही पहले ही साइलेंट कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, शॉर्ट इंटरफेयरिंग आरएनए इंटरफ्रेंस का यूज करते हैं और उसमें एंटीसेंस भी करते हैं, मतलब बोथ ए एंड बी, इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर, 4 साल की बच्ची पे किया गया था और ये एडीएडी डिफिशियंसी डिजीज था, एडिनोसिन डाइअमीनेज डिफिशियंसी, तो इसका आंसर ये होगा, याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ गया GATTC, अभी बता रहे थे रेस्ट्रिक्शन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को फॉलो करता है, और ये किसको आइडेंटिफाई, ये एक तरह से किसके लिए, कौन सा रिकॉग्निशन साइट है, ECOR1 का है भाई। नेक्स्ट, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जिसमें ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन पाया जाता है, तो वो है रोजी काउ। नेक्स्ट 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग निमेटोड इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट, मतलब इसमें से कौन सा निमेटोड टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्शन कॉज करता है, तो मैलिग्नोगाइनी इनकॉग्निशिया, एम इनकॉग्निशिया निमेटोड। क्लियर, तो ये इसका आंसर होगा, सी होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर पे आ जाइए, मॉलिक्यूलर टेक्निक इन विच मल्टीपल कॉपी ऑफ डिजायर्ड जीन इज सिंथेसाइज इन विट्रो इज कॉल्ड एज, मतलब लैब में मल्टीपल कॉपी किसी डीएनए का किसी जीन का हमको चाहिए, तो उसके लिए कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बी आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने है 21 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम यूज टू ब्रेक द बैक्टीरियल सेल वॉल टू रिलीज डीएनए एंड अदर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो हम कहेंगे बैक्टीरियल सेल को डाइजेस्ट करने के लिए सेल वॉल को और डीएनए को अलग करने के लिए लाइसोजाइम का क्या करते हैं, लाइसोजाइम का उपयोग करते हैं, ये एंजाइम का। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कहा कि सेलुलेज जो है प्लांट सेल और काइटिनेज फंगस सेल को अलग करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है 22 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज,
ऑटो इम्यून डिजीज, रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये ऑटो इम्यून डिजीज है, अपना इम्यून सिस्टम अपने ही इम्यून को कमजोर करता है। नेक्स्ट है द इमीडिएट मेटाबॉलिक चेंजेज इन बॉडी नोटिस आफ्टर कंज्यूमिंग टोबैको इज। अच्छा, टोबैको लेने के बाद क्या होता है, तो हम कहेंगे उसके बाद जो चेंजेस होता है मेटाबॉलिक में, रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइंस, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से, और ये हमारे हार्ट रेट को भी बढ़ाता है, और साथ साथ कहेंगे तो इंक्रीज बीपी और हार्ट बीट दोनों, यानी बी, इसका आंसर सी होगा, बोथ ए एंड बी। क्लियर। नेक्स्ट है सोनालिका एंड कल्याण सोना आर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट। कौन से प्लांट का ये वैरायटी है, सोनालिका और कल्याण सोना, एक तरह से ये वीट का वैरायटी है, ठीक है ना, जया रत्ना राइस का वैरायटी है, आप पढ़िएगा माइक्रोब्स नहीं, स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाले में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपको 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायो फर्टिलाइजर, इसमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है, तो ये सब तो हेले है, एजेटोबैक्टर है, बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस नहीं है, यानी कि इसका आंसर तो बी होगा, क्योंकि नॉट अ बायो फर्टिलाइजर, ये बायो फर्टिलाइजर नहीं होता है, ये सब बायो फर्टिलाइजर होता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन फिक्स कराता है। नेक्स्ट 26 नंबर अगर देखा जाए तो मासेज ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म अ मेस लाइक स्ट्रक्चर, यस, फ्लॉक्स कहते हैं उसको, मतलब बैक्टीरिया अगर देखा जाए तो फंगल फिलामेंट के साथ अगर एसोसिएटेड हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स। याद रखिएगा। 27 नंबर पे आ चुके हैं हम लोग, प्रोबायोटिक्स, ठीक है ना, प्रोबायोटिक्स क्या है, तो एक तरह से यूजफुल माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, यानी सी आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, अ टॉक्सिक प्रोटीन सिक्रेटेड बाय बीटी, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस के द्वारा जो टॉक्सिक प्रोटीन है, जो कोई भी इंसेक्ट अफेक्ट करता है उस प्लांट को, पेस्ट जो भी अफेक्ट करता है उसको क्या करेगा, मारने में मदद करेगा, वो क्राई प्रोटीन होता है, क्राई जीन से बनता है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेट्रोवायरस। अच्छा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, और फेमस होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, एचआईवी में पाया जाता है। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज जनरेटेड बाय एलर्जेंस। एलर्जेंस के द्वारा हम लोग कहेंगे एक तरह से तुरंत में गला, नाक से पानी आना, ये सब इफेक्ट देखने को मिलता है, और इसको बोलते हैं हे फीवर, ठीक है ना, यानी कि ये एलर्जेंस जो है उसके द्वारा हे फीवर होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग कंसिस्ट ऑफ, फोटोकेमिकल स्मॉग जो है इसमें अगर देखा जाए तो क्या क्या होता है, तो हम कहेंगे SO2, तो हायर स्टडी में अभी तो यहाँ पे नहीं कहेंगे, ओजोन होता है, PN होता है, NO2 होता है, यानी इसका आंसर बी होगा, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन्स नहीं होगा, यानी इसका आंसर बी है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्नो ब्लाइंडनेस। अच्छा, स्नो ब्लाइंडनेस कैटरेक्ट का प्रॉब्लम है, ह्यूमन में किसके कारण होता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ UVB रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण, ठीक है ना, पेन आंख में देखने को मिलता है, इरिटेशन देखने को मिलता है, और ये UV रेडिएशन की वजह से होता है। नेक्स्ट आपके सामने है 33 नंबर का क्वेश्चन, ओजोन, थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉल्यूम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ, तो ओजोन को मापने का यूनिट डॉप्सन यूनिट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन वर्ल्ड वाइड, देखा जाए तो पहले 25 और बाद में 9 जोड़ा गया, तो हम कहेंगे 34 टोटल है। इंडिया में कितना है वो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो मीथेन तो है ही भाई, CO2 भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, CFC, और ये तो ओजोन डिप्लीशन में भी मदद करता है, और ये ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा 35 का, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सब जो है कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेज हैं। क्लियर, जो एक तरह से लेयर बना रहा है और एटमॉस्फेयर के हीट को बाहर नहीं निकालने देता है, उसी को ग्रीन हाउस गैस और ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्लियर, अर्थ टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्लियर, क्योंकि एक ऐसा लेयर बन गया, जैसे कार में आप बैठ जाएं और धूप में लगा दे कार को, तो जितना बाहर से गर्मी आएगा वो अंदर ही रह जाएगा, उसी तरह का लेयर बना दिया ये सब गैस, ठीक है ना, जो हमारे अर्थ का हीट बाहर एलिमिनेट नहीं कर पा रहा है, और इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्लियर, चलिए, तो इस तरह से 35 क्वेश्चन आपका 2018 का कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगले वीडियो सेशन में हम लोग 2017 का क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, जितना बेहतर करिएगा, जितना पढ़िएगा उतना बेहतर आपका रिजल्ट आएगा।
मैक्सिमम पढ़ाई में लगाए रखिए अपना ध्यान और मैक्सिमम आउटपुट लीजिए अपने स्टडीज का, और आपका एग्जाम आने ही वाला है, तो आप लगे रहिए अपने एग्जाम में। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।